तो मुजाहरे के कितने रुख। मेरे साथ इस वक्त शुएब जामई साहब भी जुड़ गए, इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के फाउंडर हैं, और उनसे भी हम बात करते हैं। शुएब जामई साहब, दिल्ली के जामिया और शाहीन बाग जैसे इलाकों में पूरे दिन मुजाहरे होते रहे हैं, नारे लगते हैं, शहरियत कानून को वापस लेने का मुतालबा होता है, बीच बीच में कुछ जाने पहचाने चेहरे जरूर आते हैं, लेकिन उनकी तकरीरों में भीड़ कम और नौजवानों की टोलियों में लोगों की तादाद ज्यादा नजर आती है। ऐसे में सवाल यह है कि बिना कायदीन के इन मुजाहरों का अंजाम क्या होगा, ये आप मुझे बताइए। इमरान भाई, आपने बहुत क्योंकि आप पेश हैं इस तरह के मामले में, लगातार आप लग रहा है कि लोगों के साथ हैं, अपनी बात रखते हैं, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। जी ऑफ कोर्स मैं तो क्योंकि मुझे क़यादत का कुछ अता पता नहीं है इन मुजाहरों में। जी शाहीन बाग वाले जो प्रोटेस्ट है उसमें तो हम लोग रात भर 3-4 बजे तक रोजाना रहते हैं, आप हमारे देख सकते हैं। मैं पूछ रहा हूं, महमूद मदनी, अरशद मदनी है क्या? बड़ी तंजीमों के सरबरा कहां हैं? वो कहां हैं? रजाइयों में दबके हुए हैं, घरों में हैं, हीटर के बीच में, कहां हैं? और सड़कों पर जो हैं वो कौन है? मेरा सवाल ये है। बिल्कुल इमरान भाई, आपके सवालों में एक अच्छा जवाब मिल गया। जो लोग इल्जाम लगाते थे कि भाई ये देखिए, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के भड़कावे में आकर के इस तरीके से काम कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। एक बड़ी अच्छी बात हुई कि चलिए आपने मान तो लिया कि भाई इनके कोई कायदीन नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बैकअप नहीं कर रहा, बल्कि ये आम जनता का अपना गुस्सा है, अपना मुजाहरा करने का तरीका है, ना इसके ऊपर कोई दबाव है, ना हम किसी को कहते हैं। लेकिन आप ये भी अच्छे से जानते हैं शुएब जामई, इस तरह की आम जनता का ये गुस्सा अनार्की की तरफ भी जाता है, अराजकता की तरफ भी बढ़ सकता है, जिसमें कोई क़यादत ना हो, सिस्टम ना हो। देखिए इमरान भाई, मैं तो शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में रोज रहता हूँ, रात के 3 बजे तक। मैं जानता हूँ वहाँ इतने सिस्टमेटिक वे से आज तक एक कंकरी तक नहीं चली है। पूरे देश ने देखा है सर, एक कंकरी तक जो है तशद्दुद हुआ, कई लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं, ये भी देखा गया। हम जिस जगह की प्रोटेस्ट को मैं लीड कर रहा हूं, हम उस जगह की तो गारंटी ले सकते हैं, दूसरे जगह की बात हम नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल समझिए, मैं पूरे आंदोलन की बात कर रहा हूं, पूरी तहरीक की बात। वही तो आप समझिए ना कि ये पूरा आंदोलन किसी पॉलिटिकल पार्टी के बहकावे में नहीं है, बल्कि लोगों को खुद ब खुद इतना ज्यादा गुस्सा है सरकार के खिलाफ, और इतना ज्यादा वो मतलब डरे हुए हैं अंदर से अपने नागरिकता को लेकर और अपनी जो है उनकी पहचान को लेकर, और ये डराने की हमने कोशिश नहीं की। आप बताइए इमरान भाई, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान हैं और जो मंत्री हैं सरकार के, वो क्या एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई कंपटीशन कर रहे हैं क्या, या झूठा साबित करने का कोई कंपटीशन कर रहे हैं? ये मिसाल मैं दे देता हूं आपके सामने। अभी माननीय अमित शाह गृह मंत्री जो हैं, वो एएनआई के इंटरव्यू में कह रहे थे कि भाई एनपीआर और एनआरसी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, समझ लिए क्लियरली। दूसरा, उन्होंने कहा कि एनपीआर का डेटा कभी भी एनआरसी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। कौन कहा? गृह मंत्री कह रहे हैं ऑफिशियल कैपेसिटी में। प्रधान, जब हमने पूछा कि भाई वेबसाइट में तो एनपीआर और एनआरसी का जो है रिलेशनशिप दिखा हुआ है, अब कानून मंत्री आकर के बयान देते हैं रविशंकर प्रसाद जी कि एनपीआर का डेटा एनआरसी में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री रामलीला मैदान से ये जाके कहते हैं कि भाई आप लोग तो झूठ बोले जा रहे हैं, एनआरसी की कोई चर्चा ही नहीं है, और एनआरसी के तो भाई अब जब एनआरसी की चर्चा नहीं है तो हम गृह मंत्री की जब बात मानते हैं, तो गृह मंत्री ने तो खुद कहा था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझ लीजिए, पहले सीएबी आएगा, फिर एनआरसी आएगा, और ये पूरे बंगाल में नहीं सिर्फ बल्कि पूरे देश में लागू होगा। तो सर हम किसकी बात माने? इसलिए मैं कह रहा, हमने बड़ी कोशिश की, हमने कहा कि प्रधानमंत्री आके बोल दें, हम उनकी बात पे। अब प्रधानमंत्री की बातों पर यकीन किया तो कानून मंत्री कुछ और कह दिए, कानून मंत्री की बातों पर यकीन किया तो उसकी बात को काट के गृह मंत्री कुछ कह देते हैं। हमें समझ नहीं आता मैं किसकी बात की यकीन। शिवम त्यागी जवाब दीजिए। शिवम त्यागी, मैं इतनी देर से आपसे यही बात समझने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं यहाँ एक सवाल और जोड़ देता हूं जो शुएब जामई, कि आपके सत्ता और संगठन के बीच में भी समन्वय की कुछ कमी है क्या? देखिए आप बताइए। बिल्कुल कोई या फिर बहुत देर हो चुकी है लोगों को समझाने में चीजों को। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यही बात को 2009 में जब पी चिदम्बरम साहब कह रहे थे दैट एनपीआर विल इवेंचुअली लीड टू द एनआरसी, तो मेरा सवाल यह है कि शोएब जामई और बाकी सब लोग कहां थे? मैं बार बार इसी चीज को कह रहा हूं कि जितने भी प्रोसीजर्स हैं ये आज के तो नहीं है, 2019 में तो नहीं बने हैं। एनपीआर का मसौदा 2004 में बना, लागू 2010 में हुआ, असम अकॉर्ड 1971 में हुआ, और उसके बाद ये सारी चीजें हैं। और एनपीआर को तो द बेबी ऑफ एनआरसी बताया था रणदीप सुरजेवाला ने, कोई आवाज नहीं उठी। अब एजेंडा, जहां तक बात एनआरसी की है, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो कोई भी पढ़ लेगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि उस पर पार्टी का क्या स्टैंड है। लेकिन
लेकिन जब आप लोगों को डरा रहे हैं 1971 की बातों से कि 71 में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वही डॉक्यूमेंट्स आपको 71 से पहले दिखाने पड़ेंगे, वो तो साहब 71 के लिए थी, वो अभी के असम अकॉर्ड की तो बात नहीं हो रही। और असम अकॉर्ड की तरह से जिस तरह से असम में एनआरसी लागू हुआ था, पूरे देश में ऐसा तो नहीं हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ इतनी सी है कि आप जो लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को गलत चीजें बता रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि सुनिए आपको मानना पड़ेगा, कागज मांगेंगे ये आपसे। अरे भाई आपको किसने बताया? जामे साहब, ना तो क़यादत आपके पास है, ना आपके पास में जिम्मेदार लोग हैं, बावजूद इसके गुमराह कुन एक तहरीक जैसा कि दिख रहा है चलाने की कोशिश की जा रही है और उससे नौजवान पिट रहे हैं सड़कों पर ठंड में। कितने लोगों पर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हुई है और जो उत्तर प्रदेश सरकार करने की कोशिश कर रही है लोगों की संपत्ति से वसूलेगी हर जाना, उसका शिकार हो रहे हैं। कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा आप ये बता दीजिए। अगर ये या तो आप क्लियर कीजिए या सरकार की बात को समझिए, कुछ तो बात साफ आए। नहीं ठीक है इमरान भाई, मानता हूँ। देखिए हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, हमें तो कुछ आता नहीं, हम लोग तो देखिए मतलब जैसा कहते हैं कि भाई मूल्य लोग तो कुछ पढ़ते नहीं है। देखिए थोड़ी बहुत ये नहीं जज्बाती कार्ड, जज्बाती शोएब जामे साहब कार्ड का मतलब क्या है? नहीं, मैं भी मुसलमान हूँ शोएब जामे साहब। आप जज्बाती कार्ड यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे खेलने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। टू द पॉइंट। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, शोएब जामाई साहब सिर्फ शाहीन बाग का प्रोटेस्ट लीड नहीं कर रहे हैं। जब आप इस देश के टीवी चैनल्स पर बैठकर इस देश की जनता से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सभी आपकी बात सुनते हैं। और अगर आपके शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में हिंसा नहीं बरत रही और बाकी कहीं और भड़क रही है आपके भाषणों की वजह से, उसके आप जिम्मेदार। नहीं, वही मॉडल अपना रहे। मैं बता दूं, देखिए कानूनी तौर पर देखिए इन्होंने कहा कि भाई 2010 में 9 में आपने क्यों नहीं आवाज उठाई एनपीआर की बात, तो उसी वक्त जाहिर से बात है। देखिए एनपीआर का मॉडल 2010 में लागू हुआ और 2015 तक 118 करोड़ लोगों के एनपीआर के डेटा सरकार के पास आ गए थे, जिसमें 25 करोड़ बायोमेट्रिक डेटा थे। देखिए उस वक्त इसलिए प्रॉब्लम नहीं थी किसी को, क्योंकि उस एनपीआर में सर कहीं पर भी जो है संदिग्ध घोषित करने का क्लॉज नहीं था। अभी 2019 में जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, इसके एनपीआर में वेबसाइट में आप जाके देख लीजिए, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि एक गैजेट और तालुका लेवल का ऑफिसर किसी को भी संदिग्ध चिन्हित कर सकता है। अब दूसरा सवाल, सर जब शोएब जामे साहब माता पिता का नाम पूछ लिया तो संदिग्ध हो गई बात। नहीं, आप कहां पैदा हुए थे, आपके माता पिता कहां जन्मे थे, या उनके शहर के बारे में पूछ लिया, उनके जन्म स्थान के, तो बात संदिग्ध हो गई। देखिए ये क्या बात हुई इमरान भाई? कैसे गुमराह कुन जब बात? सरकार खुद मान रही है कि हम एनआरसी करने जा रहे हैं और एनपीआर का डेटा एनआरसी में इस्तेमाल होगा, तो साफ तौर पर आप देख लीजिए ना कि आसाम में जो हालात हुए, आपको लगता है कि सिर्फ मुसलमान परेशान होंगे? नहीं, देखिए वजीर दाखिला ने मेरा सवाल हिंदू भी परेशान होंगे, गरीब सिख भी परेशान होगा, जिस दिन गरीब एनपीआर ईसाई को भी लेकर परेशान के होगा। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी थी, उसी दिन वजीर दाखिला ने शाम को टेलीविजन पर आकर बोला ना कि एनपीआर का एनआरसी से कोई लेना देना नहीं, तो क्यों आप लोग अभी तक इस पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं? कानून मंत्री ने कल ही कहा है इमरान भाई, कानून मंत्री का कल बयान देख लीजिए रविशंकर प्रसाद का, और आज जनसत्ता में छपा है साफ तौर। उन्होंने कहा कि हाँ एनपीआर का डेटा एनआरसी में इस्तेमाल हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं इमरान भाई, आप पढ़िए उसमें जाकर के। दूसरी बात ये है कि आप ये कहते हैं कि भाई ये लोग को गुमराह करते हैं। कैसे हम गुमराह करते हैं सर? हम तो गुमराह नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि सरकार बात करे, एक क्लैरिफिकेशन दीजिए। लेकिन क्लैरिफिकेशन के बजाय बार बार आप भ्रम जो फैलाते हैं, ये भ्रम तो आप फैला रहे हैं। दूसरा सवाल यह कि एक तो भ्रम फैलाते हैं, जब लोग सड़कों पे बाहर आते हैं तो आपने क्या जुल्म की इंतहा कर दी। यूपी में आपने क्या किया? एक तो इतने लोग मरे, इतने लड़के, कम से कम 20 से ज्यादा मौतें हुई हैं। उसके मरने के बाद जो मरे हैं लड़के 2 बिजनौर के, उनके घर वालों को आपने लाशें दफनाने तक नहीं दी। तीसरी बात जो है, 5 सेकंड, ठीक है। देखिए एक बाप जो है, गरीब बाप, अपनी बेटी के लिए दहेज का सामान जो है जमा करके रखा था, पुलिस आती है और दहेज का सामान लूट करके चली जाती है। क्या गुजरता होगा? जमाई साहब अब मैं आपको जवाब देता हूं। उस मां के कलेजों को क्या गुजरता है जो अपने जमाई साहब अभी हुआ क्या, लाश नहीं दे सके? पिछले मैं ना मेरठ से रहने वाला हूं, मेरठ का। इतना जुल्म करेंगे सर? इतना पिछले कुछ दिनों पहले क्या हुआ, ये आम जनता का पहले क्या हुआ कि 238 पुलिस वाले खड़े थे इमरान भाई, और 238 के 238 ने अपने आप को सर पे ही पत्थर मार लिया और घायल कर लिया। और कमाल की बात यह 61 ने तो खुद को गोली मार ली, अच्छा। और सारे एकदम से बड़ी खतरनाक सिचुएशन में पहुंच गए। को गोली पड़ी आपको पता है 61 लोग पुलिस वाले गोली से घायल हैं और 238 पुलिस वाले घायल हैं। उनको किसने मारा? मैं इस जज्बाती आप एक पॉलिटिक नहीं, आप एक पॉलिटिक नहीं, ये एग्जांपल दे रहे हैं 2 बच्चों का। मैं आपको उसी भाषा में एग्जांपल दे रहा हूं, सुनिए।
इस अब पहले आप इस एक देश के सवाल फाउंडेशन पूछ की बात लो। नहीं, अब पहले उस देश सवाल के सुन फाउंडेशन को सुन अच्छा, सुनिए ना। इस देश अच्छा, ये को सवाल बनाने सुन में, लीजिए। इस देश को बनाने में जितना हाथ धरनों का, प्रदर्शनों का है, इस देश के राष्ट्रपिता ने वो पूरी दुनिया को दिखाया है। साउथ अफ्रीका से लेके हिंदुस्तान तक इसका महत्व अलग रहा है। हम पूरी दुनिया के लिए मिसाल बने हैं, लेकिन क्या कभी वहां पर हिंसा थी? कभी देखा आपने? हिंसा और को धरना हम बिल्कुल प्रदर्शन और नहीं- विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने का मतलब क्या होता है? आप प्रदर्शन कीजिए, तो क्या धरना जाट कीजिए। आंदोलन नहीं हुआ क्या इस देश देखिए, में? मैं क्या कहता हूं, एक मराठा गलत क्या आंदोलन दूसरा नहीं हुआ गलत क्या? जस्टिफाई करता अरे है। बाबा, आप प्रॉपर्टी तोड़ना बलात्कारी जस्टिफाई बाबा। करते हैं। आप मैं प्रॉपर्टी तोड़ना चैलेंज करता हूं, 100 रुपया भी सरकार ने वसूला हो, जस्टिफाई करते 100 हैं। रुपया भी सरकार ने प्रॉपर्टी अगर तोड़ना उनको- जस्टिफाई करते मैं हैं। बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता हूं। जस्टिफाई नहीं लेकिन- करते तो बात ही खत्म हो लेकिन जाती है। पुलिस वाले और जो उससे भी बड़ी पुलिस important वाले जो चीज- गुंडागर्दी कर रहे हैं कोई सरकार पुलिस के वाला इशारों गुंडागर्दी पर, नहीं उसको कर रहा। जस्टिफाई एक काम करेंगे करते हैं आप? ना, पुलिस वालों से अरे बात भाई, लेकर और डंडा उन घरों छोड़कर में उनको जाकर गुलाब के का फूल देखिए, दे देते हैं हाथों जिन में। बुजुर्गों को कि जब जाकर भी के कोई फूला है। आपको मारे, कुछ कहना मत, संजीव गुलाब जी, का फूल दे देना, लोग मान जाएंगे। कमाल कौन की है बात है। पीड़ित? अच्छा, कौन ये है पीड़ित? बताइए, कौन है भारतीय पीड़ित जनता और कौन पार्टी कर के रहा जो है जुल्म? प्रवक्ता होते हैं, कौन है वो पीड़ित और कौन पहले कर से रहा है झूठ जुल्म? बोलते हैं या पार्टी में भाई, आने के वो बाद तो बोलते आप हैं? बराबर मैं फिर में देखूंगा बैठ के जल्दी। पता चल रहा है। संजीव कौशिक, वो तो बराबर में बात सिर्फ बैठ- इतनी वही सी है। एक जुमलेबाजी शिवम- शुरू कर दी, टू द पॉइंट बात नहीं शिवम करेंगे। क्या कह रहे बात सिर्फ इतनी सी है कि शिवम भाई यही कह रहे हैं कि लोगों के बीच में जो गलतफहमियां हैं उसको समझाने की कोशिश करी जा रही है। मैं सवाल शिवम भाई से ही पूछता हूं कि देश में इतना बड़ा एक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय होता है, वो केवल शुक्रवार के दिन, जुमे के दिन रंगोली और रविवार के दिन मन की बात सुनने के लिए नहीं होता है। आप उसका इस्तेमाल करते, लोगों के बीच तक बात फैलाते कि आखिर एनआरसी क्या है, सीएए क्या है। एनआरसी नहीं हम करने वाले हैं, उसके बारे में बताते ना आप। सबसे बड़ी सूचना बात, प्रसारण सुनिए तो मंत्रालय सही, इस सुनिए तो देश सही। में है, सबसे- लेकिन उसी अरे आपके सूचना साथ तो प्रसारण पूरा मंत्रालय के देश- साथ साथ इस देश में नेहरू पूरी एंड फैमिली इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट मीडिया ही आपके लिए मंत्रालय लिमिटेड, का काम कर मुलायम रही जी है, एंड उसको छोड़ फैमिली दीजिए। प्राइवेट लिमिटेड भी है, जो ओपनली अरे- आकर कहते हैं अरे कि सुनिए तो सही, बात नहीं हम सुनेंगे इसके आप। खिलाफ हैं, इस देश के सुनिए तो सही। मुसलमानों को भगाने की जब बात की जा सरकार रही ही है। जानबूझ के जाइए इस आप मामले जरा को एक और बार आगे सीलमपुर बढ़ाएं। इलाके में कांग्रेस सरकार के एक जानबूझ विधायक के इसका लाभ लेने का प्रयास करे। पोस्टर्स लगाकर लोगों को बुलाते हैं, और आपने नहीं देखा कि वो पेट्रोल बम वाली वीडियो। ध्रुवीकरण होगा, सरकार को फायदा होना है। अच्छा, ध्रुवीकरण पर इस तरह के बातों कहीं को ऐसा लेकर के देखिए, ध्रुवीकरण मामले, अरे 2000 फायदा तो ऐसा भी लगता है कि उत्तर भारतीय प्रदेश जनता में पार्टी को नहीं, संजीव कौशिक जी, फायदा तो फिर ऐसा भी दिखता और है। ये जितने भी ठेकेदार हैं, चाहे वो मुस्लिम जी। के हों, चाहे अलग अलग जातियों के हों, कास्ट क्रीड कॉम्बिनेशन कलर सब ठेकेदार कुछ लोग तोड़ होते के हैं। भारतीय जनता पार्टी को सब जगह से वोट ये मिला। ठेकेदार लोग आज होते हैं। हालात इतने खराब हैं इनके, क्योंकि ठेकेदारों की तो ठेकेदारी नहीं, चली गई ना। मेरा सवाल ये है, जातियों के संजीव हिसाब से कौशिक जो साहब, पार्टियां थी वो भी खत्म देश की हो गई जनता सिचुएशन जानती है, पर। समझती है कि आज ठेकेदारी वो कौन किसी भी करते हैं। तरह से बस इस देश को चलाना चाहते संजीव हैं। कौशिक जी, ध्रुवीकरण की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे तो ये भी लगता है कि ध्रुवीकरण की फिक्र तो उन लोगों को भी हो रही जिनका कि उत्तर प्रदेश में जनाधार पूरी तरह से खत्म हो गया था। वो आज इस बिना पर एक्टिव कितने हो गए उत्तर प्रदेश में, ये भी दिख रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, भाषण दे रही हैं। जो तशद्दुद में मारे गए लोग हैं उनको शहीद बताने के लिए लगातार काविशें कर रही हैं। तो मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी को बचाना नहीं, मेरा सवाल ये, अगर वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं तो आप अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए सारी जद्दोजहद नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा। जमीन ही नहीं है, वो खोई हुई या पाई हुई की बात छोड़ दीजिए, जिसके पास है वो बना रहे बचाने हैं की ना, कोशिश तो कर रहा संजीव है। जी, वो तो खुद अपने डंके की चोट पर कह रही है कि हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश है, हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश है। वो खुद कह रही है इस बात को। वो कौन कह रहा है? प्रियंका गांधी वाड्रा खुद कह रही है उत्तर प्रदेश हमारा लक्ष्य है, हमें उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार मजबूत करना है, और जो मुसलमान हमसे छूट गए थे, छिटक गए थे, उनको साथ लाना है। योगी जी खुला छोड़ दे रहे हैं। आप तो चाहते हैं नहीं चाहिए। आप तो चाहते हैं कि भगत सिंह की श्रेणी में रख दें पत्थरबाजों को। कहीं एक सरकार है जो 5 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दे रही है, मतलब कांग्रेस की तरह लोग हैं, नहीं, शहीद बता रहे फिर हैं। संजीव कौशिक जी, संजीव कौशिक जी, नहीं कांग्रेस की तरह संजीव कौशिक जी, संजीव कौशिक जी, नहीं सुनिए ना, क्या भय पैदा मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर ब्रेक के बाद जवाब दे देना। फिर कांग्रेस की तरह क्या इमरजेंसी लगाकर के विपक्ष को अंदर करवाएं, विपक्ष को 2-2, 3-3 साल के लिए अंदर डलवाएं, ये चाहते हैं आप? ये चाहते हैं? कमाल की बात कर रहे हैं। नहीं, आप पूछ रहे हैं ना योगी क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, प्रियंका गांधी को खुलेआम क्यों घूमने दे रहे हैं? तो फिर क्या कांग्रेस की तरह इमरजेंसी लगाकर विपक्ष को अंदर करवा दें? ये तो नई कानून लेके चले आए हैं। पूरी डिबेट में कांग्रेस के लिए बैटिंग करेंगे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस से सवाल उठेगा तुरंत एकदम पत्रकार बन जाते हैं, फिर बोलते हैं नहीं कांग्रेस। चलिए और लौटाऊं, मुजाहरों के कितने रुख हैं, कब खत्म होंगे ये एहतजाज, और सरकार के आइंदा मंसूबे क्या है, इस पर भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं इस चर्चा में। क्योंकि
अब सरकार का कहना है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि लोगों को बेदार किया जाएगा, सीए के बारे में उनको जानकारी देंगे। 3 करोड़ लोगों का लक्ष्य बीजेपी ने हदफ रखा है। सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। तो बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। मेरा सवाल आपसे था, एक मिनट सर आ रहा हूं, संजीव कौशिक जी आप ये बता दीजिए कि आप चाहते क्या है? विपक्ष को ये क्या लोकतंत्र में क्या घूमने भी ना दिया जाए, विपक्ष को उसकी आवाज उठाने भी ना दिया जाए? आप जो तंज कर रहे हैं योगी हुकूमत पर कि वो क्या कर रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा को घूमने दे रही, मतलब आपका कहने का मतलब क्या है? एक तरफ तो आप लोग तमाम तरह की आवाजें उठाते हैं कि हाय हमें परेशान किया जा रहा है, मुजाहरे को करने नहीं दिया जा रहा है, दबाया जा रहा है, फिर दूसरी जानिब ये कहते हैं कि सरकार क्यों नहीं अंदर कर देती। मतलब डबल बात है। इस देश की बेटी है, यदि वो जा रही थी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ी है, यदि वो जा रही थी तो ऐसा क्या कर रही थी कि उसके ऊपर इतना जुल्म करने की जरूरत है? आप उसको घेर लेते हैं, कहीं सोनभद्र में उसको घेर लेते हैं, बैठा देते हैं, कहीं कुछ और जगह पर घेर लेते हैं। क्यों डर जाते हैं आप? जब आप इतने मजबूत हैं तो जाने दीजिए जहां जाना है उसको। क्या फर्क पड़ जाता है आपके ऊपर? कोई फर्क नहीं पड़ जाता ना। तो जब इतने मजबूत हैं तो जाने दीजिए। आप जानबूझ करके एक राजनीति की बात शुरू करते हैं और उस पर जब प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है तो फिर आप दूसरी दिशा में चले जाते हैं। जल्दी जवाब दीजिए शिवम। यही सिचुएशन जब वेस्ट बंगाल में हो रही थी तो आपको याद होगा ये लोग कह रहे थे, अरे देखिए कैसे मतलब अमित शाह वहां पर राजनीति भड़काने के लिए जा रहे हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं, आपके पास Z+ सिक्योरिटी है, आपको एक सर्टेन रूट डिसाइड होता है, सारी चीजें पहले इंफॉर्मेशन हो जाती हैं, लेकिन एक सर्टेन लिमिट पर जाकर अगर आपको पुलिस रोकती है तो आपको उसका पालन करना चाहिए, ना कि पिछले वाले रास्ते से जाकर स्कूटी पर बैठकर आप वहां पहुंच जाएं। आपको समझने की जरूरत है, आप इस देश के लिए वीवीआईपी हैं, आपको खतरा है, सरकार इस बात का पूरा सम्मान करती है, लेकिन आपको भी उसको ध्यान रखना पड़ेगा। जब एसपीजी थी तो चुपचाप निकल जाते थे बैंकॉक और कंबोडिया, अब Z+ है तो कम से कम आपको भी अपनी सिक्योरिटी का ध्यान होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर आपको एक सर्टेन जगह तक पहुंचने की इजाजत थी तो आप वहां तक जाते, अपना विरोध दर्ज कराते, वापस आ जाते। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, आप आग लगाने के लिए बार बार 2 दिन आग लगी, उसके बाद थोड़ी शांत होने वाली थी तो आप इंडिया गेट पर जाकर बैठ गए, 2 दिन बाद फिर शांत होने वाली थी तो आपने कहा कि ये जो लोग थे ये एक तरह से क्या कहें शहीद हैं, उसके बाद फिर शांत होने की बात है तो आप उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। मैं कहता हूं सबको प्रदर्शन का अधिकार है, सबसे मिलने का भी अधिकार है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को अगर आप बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। मैं बस अब मैं आ रहा हूं, एक मिनट आपके पास शिव जामी साहब। संजय चड्डा जी, मैं आप चूंकि आइन के जानकार हैं, एक बार फिर मेरे प्लेटफॉर्म से हमारी पूरी कोशिश रहती है यहां से CAA, NRC और NPR को लेकर के जो कंफ्यूजन है आपके जरिए उसको दूर करने की कोशिश की जाए। एक बार फिर समझा दीजिए कि क्या ये वाकई एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं, या जो हुकूमत जो बात कह रही है कि कम से कम CAA, NRC का कोई लेना देना नहीं है और मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, भारतीय मुसलमानों को, और NPR और NRC का भी कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात है, CAA से किसी भी तर्ज पे मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। जो मैंने देखा है, जो मैंने पढ़ा है, उसके आधार पे मैं बोल रहा हूं आपको। दूसरी बात, NRC में तमाम दिक्कतें जो बता रहे हैं उसको बिल्कुल हमको देखना पड़ेगा कि कैसे उसको देखना है, कैसे उनको टैकल करना है। लेकिन वो मुद्दा अभी है नहीं, क्योंकि जो हमारे तमाम लीडरान हैं, जो रूलिंग पार्टी है, उसने कह दिया है कि NRC नहीं करने वाले हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा कष्ट होता है कई दफा कि जैसे हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कहा कि भाई नेक्स्ट स्टेज NRC है। हमारे जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसके सदर जो अभी नए हैं, उन्होंने ये कहा कि हम NRC तो होगी होगी। तो ये तरह की चीजें कम से कम इस दौर में, आज के वक्त जबकि थोड़ी सी गलत, थोड़ा सा पोजीशन ठीक नहीं है, एक मन में किसी के भय है, तो उसको अभी रोक लीजिए आप। अब जहां तक बात है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का, NPR का, वो एक देखिए अपने आप में जो उसका ऑब्जेक्टिव था 2009-10 में जब ये शुरुआती तौर पे एक एडहॉक बेसिस पे, 1 मिनट जरूर लूंगा बताऊंगा, शुरुआत की थी, तो उसका बहुत पवित्र बड़ा पायस ऑब्जेक्टिव था। उन्होंने देखा कि ये तमाम चीजें, इससे एक सिस्टमेटिक डाटा कलेक्ट किया जाएगा और जितने भी हमारे वीकर प्लेसेस हैं, जो पॉकेट्स हैं, उनको कैसे डेवलप करना है, वो चीज के लिए ये बनाया गया। इसका ऑब्जेक्टिव यही है। उसके बाद जब नेक्स्ट थोड़ा सा एक करने के बाद जो पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने ये देखा कि ये इसमें से काफी सारा डाटा जो है आधार में आ रहा है, तो इस NPR को लेके वो लोग बैकफुट पे आ गए और उन्होंने कहा आधार को एक हम मजबूती के साथ लागू करेंगे। और यही पिछला जो फर्स्ट मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था, उसमें उन्होंने आधार को खूब तरीके से लगाया और उस पे सफलता भी हुई और बड़े पैमाने पर 99% हमारी पॉपुलेशन जो है वो आधार में
कवर्ड हैं। तो सबसे बड़ी बात, जो एक और बात सबसे अहम है कि एनपीआर को करने की अभी आवश्यकता अगर है तो आप देखिए ना, आधार से आप उसको कर लीजिए। इवन मैं तो ये यहां तक इसमें 2 कदम और आगे बढ़ के बात करने को बोल रहा हूं कि एनआरसी आप बनाना चाहते हैं तो आधार से उसको काफी डाटा आपके पास वैसे ही आ जाता है। वेयर इज द प्रॉब्लम, कहां पे उसकी दिक्कत है? सबसे बड़ी बात। नंबर दूसरी बात, किसी भी तर्ज पे मैं आपके माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाह रहा हूं कि इस मुल्क के किसी भी मुसलमान को इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास एक प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम है, सिस्टम प्रॉपर है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। फिर काहे के लिए इतनी ठंड में आप लोग जो है लोगों को उकसा करके लोगों के बीच खड़े होकर अपना भी गला खराब कर रहे हैं, अपनी रात रात भर वहां पर खड़े रहते हैं और कई बार फिर उसके बाद पुलिस से आमना सामना हो जाता है तो चोट लगती है, परेशानी होती है। क्यों ऐसा कर रहे हैं जब समझा दिया जा रहा है कि सीधे तौर पर भारतीय मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं? तो क्या तकलीफ क्या है? बिल्कुल इमरान भाई, हमने बहुत कोशिश की कि कोई भावनाओं में ना बढ़े, किसी किस्म का रेडिकलाइजेशन ना हो कम्युनिटी में और कभी कोई इस तरह की बात ना करे। इवन कि हमने कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ की है, तारीफ की है अल्पसंख्यक विभाग के कार्यों को। आपने खुद देखा, कई बार डिबेट में हम करते भी हैं ज़रूरी, लेकिन क्या करें, हम जितनी बार कोशिश करते हैं हमारे काम पे पानी फेरने वाले भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लीडरान होते हैं। अब देखिए, एक विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पब्लिक ओपनली कह रहे हैं कि भाई ये मोदी का हिंदुस्तान है, अगर एक बार इशारा आ जाएगा तो हम सीएए का विरोध करने वालों का सफाया कर देंगे। ये तो आप फिर मतलब 1760 लोग और 1760 बातें, इतना बड़ा देश है, एक से बढ़कर एक बोलने वाले हैं। फिर मैं बोलने वाले नहीं, देखिए, फिर मैं आपको ओवैसी बिरादरान की भी बहुत सारी बातें याद दिलाऊंगा। अच्छा, फिर आप उनको गंभीरता से लेंगे क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी को अगर इग्नोर भी कर देता हूं, जिम्मेदारी की भरी बात, मैं लीडरान को इग्नोर भी कर देता हूं इमरान भाई। एसपी तो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, एसपी साहब क्या कह रहे हैं मेरठ के कि तुम लोग पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हें पाकिस्तान पसंद। क्या आपको लगता है कि एक संवैधानिक मतलब आप प्रधानमंत्री, वजीर आजम और वजीर दाखिला के अलावा सबकी मानेंगे, सबकी बातों पर रिएक्ट करेंगे, लेकिन वजीर आजम और वजीर दाखिला को नहीं समझेंगे, तो संसद के पटल से सुनी हुई बात को नहीं मानेंगे। ये चित भी पट, आप चित भी अभी का पट भी आपका, ऐसा नहीं चलेगा। आप खुद भड़काएं लोगों को भी, बुरी बातें कहें, पूरा हर तरीके से आप देशद्रोही गद्दार कहें, हर किस्म की बात कहें, और आप ये उम्मीद करें कि सर लोग जो है अपना जो है प्रदर्शन भी ना करें, प्रोटेस्ट भी ना करें, ये ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार है और हमने कभी भी किसी किस्म के हिंसा का समर्थन नहीं किया। जो ये करते हैं वो सही नहीं करते, और हम आपके माध्यम से भी, इस चैनल के माध्यम से लोगों से कहते हैं कि हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है, तभी हम कामयाब होंगे। हिंसा करेंगे तो हम डेविएट हो जाएंगे, लेकिन ये प्रदर्शन हम करते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे तब तक जब तक सरकार अपने इस फांसीवादी जो फैसले हैं, जो नागपुर और आरएसएस से डायरेक्शन होकर के आते हैं, इन पॉलिसियों को वापस नहीं लेती है, हम वो प्रदर्शन करेंगे। फैसले आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, कानून समझ नहीं क्यों बनाया गया वो अच्छे से आप जानते हैं। 20 सेकंड में समझा दूं, अच्छे से आप जानते हैं। मेरे पास 2 मिनट है, जल्दी 20 सेकंड में। भाई, इतना जिद तो सरकार ने आज तक कभी अर्थव्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नहीं किया, बेरोजगारों के रोजगार के अवसर पैदा करने। मुझे लगता है शोएब जामाई साहब, आपके पास दलील होती नहीं है, इसलिए आपके घुमाते हैं। मैं दलील दे देता हूं ना भाई, जब पूछता हूं मैं साफ तौर पर और एनपीआर को लेकर सरकार को क्यों नहीं करना चाहिए, मैं साफ तौर पर कह रहा हूं। तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी के दूसरे, तीसरे, चौथे, छठवें नंबर या निचले स्तर के किसी भी नेता का हवाला दे देते हैं। कह रहा हूं इमरान भाई, कहा था जी इमरान भाई, मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि एनपीआर जो है वो एनआरसी का पहला कदम है। का हवाला देकर के आइन पर यकीन नहीं रखते, ये कैसे चलेगा? जल्दी नहीं, जल्दी बोलिए शिवम त्यागी, जल्दी बोलिए। अरे हालात आप देखिए ना, देश में आसाम के हालात देखिए, साफ है, जैसा कि मेरे भाई ने शुरुआत में कहा था। शिवम त्यागी, सर आपकी पार्टी ने भी कम नहीं रखी है। परेशानी है, आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट ऑलरेडी 59 पिटिशंस चली गई है, तो मुझे लगता है 20 तारीख का इंतजार करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात, इस तरह के आंदोलन की जरूरत क्या है शोएब जामाई? थोड़ा धैर्य धर लेते जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता, लेकिन इसी देश में खड़े होकर आप पाकिस्तान जिंदाबाद के अगर नारे लगाएंगे तो उनको भी सही नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आप वीडियोस तमाम देख लीजिए, मुझे उसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पर, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। क्या क्या देखिए सोशल मीडिया पर, ओवैसी से लेकर जो तमाम लोग हैं उनको भी कोर्ट किया कीजिए। शिवम त्यागी, मैं खत्म करूंगा प्रोग्राम को, प्रधानमंत्री मैं खत्म करूंगा। बहुत कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर, बहुत चल रहा है सर, एक से बढ़कर एक चीज है। शिवम त्यागी है ना इस देश में, शिवम त्यागी, ठीक है, सीधा जब आप फांसीवाद कहते हैं तो आप इस देश के कोर्ट को भी नहीं मानते।
नहीं देखिए, शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, ध्वनि प्रदूषण करने भरोसा से नहीं कोई है आपको फायदा सुप्रीम कोर्ट नहीं, पर? देखिए, नहीं शिवम भरोसा त्यागी, आपको सुप्रीम बस कोर्ट मैं पर? प्रोग्राम खत्म नहीं कर रहा हूं, मेरा भरोसा वक्त पूरा आपको हुआ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर? नहीं है। मेरा पूरा वक्त हुआ जा रहा है, इसलिए मैं और बात कर लूंगा। इससे बहुत भी शुक्रिया, जुम्मेबाजी से नहीं बहुत चलेगा। शुक्रिया। अगर फांसीवाद तब होता जब इस देश में कोर्ट ऑफ Noise लॉ pollution नहीं ठीक है। होता। अगर कोई चीज वो गलत पूरे है, देश ठीक को है, पता है। ठीक है, प्रोग्राम खत्म नागपुर करना होगा। के इशारे में कोई पॉलिसी ठीक है। कोर्ट पे नागपुर नहीं चलता जी, ये मान कोर्ट लीजिए इस मामले में डिसाइड कर सुप्रीम देगा। कोर्ट ने कब कहा कि पूरे 50 देश से में 60 याचिकाएं आ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में को फैसला है ना। बहुत शुक्रिया, हमारा बहुत शुक्रिया। हम लोग देखेंगे ना कोर्ट उसको लेकर के क्या कुछ तय करता है। ठीक है, ऑनरेबल कोर्ट उसको लेकर क्या कुछ तय करता दिल्ली है। में बस सर, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। बस जामी साहब, मेरा बस इतना आपसे पूछना। शिवम, आप सुन लीजिए ना, बाहर निकलेंगे और लेफ्ट लेंगे ना। प्रोग्राम तो अगर ड्रामा खत्म करना होगा शिवम। सर्कस है, वहां करिए जाकर, वहां लोग मनोरंजन ठीक है, देखेंगे। ठीक यहाँ है, पर सिर्फ ज्ञान की चलिए, बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, करिए। बहुत शुक्रिया। शिवम, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है, किस पर यकीन करें किस पर नहीं, एक से एक बातें चल रही हैं और सब तरफ से चल रही हैं। लेकिन अहम सवाल ये भी था मेरा जामी साहब से, अब तो पूरा हो जाता है कि भाई अब जब चूंकि कोर्ट में मामला चला गया तो अब थोड़ा धीरज धरने की जरूरत है। लोगों को सड़कों पर क्यों निकालना, थोड़ा सा धैर्य धर लीजिए। 20 तारीख के बाद आप अपनी हिकमत अमली बनाते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता। अरे समझा चुके हैं ना, चलिए उस पर हम बात और कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मुझे लगता है यहाँ से बहुत सारी चीजें लोगों को मालूम हो रही होंगी, बहुत सारी चीजों में बेदार होने की भी जरूरत है। किसी का सियासी टूल बनने के लिए या किसी के लिए इस्तेमाल होने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिए जी सलाम।